कोलकाता के आरजी के मेडिकल कॉलेज का जो कांड है वो तो आज की डेट में सबकी ज़ुबान पे होगा और सबको देश को मालूम पर चल गया होगा। लेकिन इससे पहले अगर याद करें तो 2012 में भी एक दिल्ली में ऐसा ही निर्भया कांड हुआ था, जिसको आज 12 साल हो चुके हैं। उस समय इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि सब स्टूडेंट्स और सभी लोग, आम जनता भी सड़कों पर उतर आई थी। कितनी कैंडल मार्च किए गए थे। नॉट ओनली दिल्ली, विजय चौक तो पूरा जाम कर दिया गया था उस कैंडल मार्च से और इस तरह के आए दिन आने वाले जुलूसों से। दिल्ली में इतने लोग बाहर से भी आकर इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे उस सब के बीच में, और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट फैल गया था। और उस समय लगा था कि शायद अब कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि यहाँ पर एक उदाहरण सेट होगा और उसके बाद में ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन इस 12 साल में इस देश में कुछ भी नहीं बदला है। इस 12 साल में उतने विभत्स और उससे भी बुरे बुरे कांड आज तक होते रहे हैं। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हाथरस कांड हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में ये सब कहानियां होती रही हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारा बजट भी एलोकेट किया गया कि इस सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। गवर्नमेंट्स वगैरह ने कहा बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? आज भी हमारे देश की लड़की न्याय मांगने के लिए इस तरह से जूते रगड़ रही है या कहिए एड़ियाँ रगड़ रही है और मर जाती है, अपनी अस्मिता को खो देती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तबका जो है बिल्कुल भी इसमें लिटरेट नहीं हो रहा, या कि ये कहिए कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अपराधी जिस तरीके से अपराध करते हैं और उसके बाद में जिस तरह से बाहर घूमते हैं, उसके बाद में उनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहता। अगर ये 12 साल पहले की घटना की बात की जाए और अगर ऐसा डर बैठाया गया होता या ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट किया गया होता तो आज शायद इस तरह के केसेस ना होते। कहीं पर भी समाज में इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इस तरह का केस करने के बाद में आपको कुछ हो जाएगा या आप जल्दी ही फांसी के तख्ते पर झूल जाओगे। आज भी समाज के एक तबके के अंदर इतना दम है कि वो अपने जो है दम के बूते पर या अपने रुतबे के बूते पे वो सब कुछ कर जाएंगे और उनको कोई कुछ भी नहीं होगा। आप इस वाले केस को देख लीजिए, इतने विभत्स होने के बाद में भी, इतनी बुरी तरीके से ये सब होने के बाद में भी कि मतलब देखने में या ये कहीं बोलने में भी शर्म है कि उन्होंने किस किस तरह से उसके साथ में गलत काम किया। सोच के देखिए, उसके गले की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसकी आंखों के अंदर उसके जो ग्लासेस थे, जो वो ग्लासेस पहनती थी, वो उसके अंदर घुस के उनसे खून बह रहा है। उसके चेहरे से, उसके इंटरनल पार्ट से सबसे ब्लीडिंग हुई है। जिस हालत में उसकी जो बॉडी मिली है, जो उसके बारे में बताते हैं कि उसकी 90 डिग्री पर उसकी लेग्स मिली हैं और ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि उसको न्यूड हालत में छोड़ा गया है। और अगर मेडिकल जांच की बात करें तो उसके अंदर 150 मिलीग्राम जो सीमेंस मिला है, जो इतनी अधिक मात्रा में है, जो इस बात को दिखाता है कि वो 1-2 का काम नहीं है, ये कम से कम जो है 5-6 लोगों का काम है। और ये सब बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। ये सोच के भी शर्म आती है और हैरानी होती है कि हमारे यहाँ की पुलिस को ये नहीं पता कि वारदात जो है किस टाइप की हुई है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए दिया गया, उसके पेरेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, वो इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि उनकी बेटी ने खुद अपने आप को ख़त्म किया है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ के काबिल पुलिस ऑफिसर्स जो है इस बात को तय नहीं कर पा रहे थे कि वो कि लड़की के साथ क्या हुआ था, वो क्या है, किसको पर्दा डालना चाह रहे थे, किसको छुपाना चाह रहे थे? और किसी भी हालत में हम ये कैसे मान लें कि उनको ये नहीं पता चला होगा कि इसकी ग्रेविटी क्या थी, वहाँ पर क्या हुआ था? क्या एक एक वहाँ पर जो आदमी थे वहाँ पर उन सबको एक साथ सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए और उनके ऊपर भी सेम केस नहीं चलना चाहिए? अपराधियों को बचाना और उनके करे पे पर्दा डालना, ये भी अपने आप में षड्यंत्र का हिस्सा माना जाता है और षड्यंत्र के भागीदार माने जाते हैं। तो इस तरह से ये भी इस अपराध में उतने ही भागीदार हैं जितने कि बाकी लोग थे। वो सबसे पहली गलती तो इस बात की कि उन्होंने इस बात को गलत तरीके से हैंडल किया। अब ये बताइए, जिस माँ बाप को ये खबर मिलती है कि उनका बच्चा नहीं रहा, उनकी हालत क्या होती है? वो सबसे पहले अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, लेकिन उनको 3.5 घंटे तक मिन्नतें कराई गई। वो रोते रहे, मिन्नतें करते रहे इस बात के लिए कि हमारी बच्ची को मिला दो, हमें हमारी बच्ची को दिखा दो। लेकिन उनको 3.5 घंटे तक गुमराह करते चले गए और उनको तरह तरह के बहाने बना के उनको मिलने नहीं दिया गया। और जैसे ही उन्होंने उसको देखा, वैसे ही सारी बात उनको समझ में आ गई, जो उन लोगों को समझ में नहीं आई जो कि अपराध को डेली बेसिस पे हर टाइम जो हैंडल करते हैं और जिनको इस बात की शिक्षा मिली है कि किस तरह से अपराध को हैंडल करना है और साथ साथ अपराधों को किस तरह से रोकना है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि रक्षा की भक्षक बन गया है, यानी जो प्रोटेक्टर है वो ही क्राइम कर रहा है।
अब ये बताइए कि इसमें उस लड़की की क्या गलती थी। वो एक डॉक्टर थी और 36 घंटे 32 घंटे यानी इतना, पहले तो इतना लंबे वर्किंग आवर्स को उनको कराना, और वर्किंग आवर्स करने के बाद में वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक सेफ जगह पर, यानी कि उसने सोचा होगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको, वहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए, थोड़ी सी नींद लेने के लिए वहाँ पर लेट गई। वो कॉलेज का सेमिनार हॉल था, तो वहाँ पर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकती थी और रात में ऐसा क्या दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इसलिए वहाँ पर वो लेट गई और वहाँ पर ही ये जो दरिंदे थे ये सब आ गए और इन्होंने ये सब घिनौना काम किया। अभी भी सिर्फ एक ही अपराधी पकड़ा गया है जिसका कि ब्लूटूथ वहाँ से मैच हो गया और जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया गया, और उसने ये बात स्वीकार भी कर ली और ज़ोर ज़ोर से वो ये बात कह भी रहा है कि हाँ ये मैंने किया है। लेकिन उसके बाद में भी बाकी लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जबकि कोई और नॉर्मल केस होता तो सिर्फ शक के बिना पे ना जाने कितने लोगों को उठा लिया जाता और उनसे पूछताछ शुरू हो जाती, लेकिन अभी तक और कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। जबकि वहाँ पे 4 से 5 लोगों का पता लगा है कि वो घूमते हुए पाए गए, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उसमें। क्या यहाँ पर भी वो पॉलिटिकल एंगल आएगा, यानी एक लीडर का बेटा है जिसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। हम नहीं कह रहे कि वो अपराधी है, लेकिन अगर उसके ऊपर शक की सबसे बड़ी सुई घूम रही है तो क्यों करके उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ उसी को बचाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है? और फिर ये देखिए कितनी प्रायोजित तरीके से रात को 11 बजे पूरी भीड़ मॉब वहाँ पर घुसी है और वहाँ जाके उस चीज़ को सारा तहस नहस करने की कोशिश की है जहाँ पे कि ये क्राइम हुआ था। क्या ये उससे बड़ा षड्यंत्र नहीं था कि जहाँ पर सबूत हैं सारे उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए? और फिर देखिए ये सारी लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? वहाँ के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, और जो दूसरे जगह के डॉक्टर्स हैं, यानी जगह जगह के जो डॉक्टर्स हैं दूसरे स्थानों में, दूसरे शहरों में, वो भी इसके लिए हड़ताल पर गए हैं। तो क्या ये डॉक्टर्स की लड़ाई है? क्या ये एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है उसके ऊपर ही आरोप है? क्या वही पीड़ित हुआ है अकेला? इसको ये जोड़ के नहीं देखा जा सकता है कि ये एक लड़की थी, ये एक बेटी थी, ये एक बहन थी, तो उसके साथ अगर हुआ है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इतना विभत्स होना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा आपराधिक है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो क्या बाकी लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता? दूसरे लोग जो समाज में हैं जिनके, और बाकी बेटियां या सब जो लोग जो बाहर जाती हैं, क्या वो सुरक्षित मान रहे हैं कि वो सब सुरक्षित हैं? ये जो मानसिकता है कि ये आपके साथ हुआ है तो आप ही लड़ो, ये बहुत ही गलत मानसिकता है। इसमें सब लोगों को इसका साथ देना चाहिए और जब तक इनको न्याय ना मिल जाए तब तक प्रोटेस्ट जो है करते रहने चाहिए। जब भी इस तरह के केस होते हैं अधिकतर जो है ये एक आवाज़ इस तरह की भी उठती है कि भाई लेडीज़ के लिए उठती है आवाज़ कि वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, किस तरह से किस टाइम पर बाहर घूमती हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि इस तरह के जो अपराधी होते हैं वो चेहरे से देखने में कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो किस टाइम पे घूमते हैं। ये सारी चीज़ किसी ने बताई है क्या? समाज पूरी तरह से 2 भागों में बट गया है, एक जो जेंट्स हैं, दूसरा जो लेडीज़ हैं। जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ बहुत विभत्स अपराध की है, लेकिन उसके अलावा भी पता नहीं इस तरह के कितने सारे अपराध होते रहते। घर के अंदर फैमिली में इस तरह के अपराध होते हैं, ऑफिसों में अपराध होते हैं, जहाँ काम करने लेडीज़ जाती हैं वहाँ पर अपराध होते हैं, जहाँ पर वो ट्रैवल कर रही हैं रास्ते में, बस में या किसी जगह, वहाँ पर भी अपराध होते हैं। और अगर ऐसे किसी भी अपराध का पता घर पे चलता है या पता होता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। किसके नाम पे दबाने की कोशिश की जाती है? इज्जत के नाम पे दबाने की कोशिश की जाती है। तो क्या जो ये सब काम कर रहे हैं उनकी इज्जत में इससे इजाफा हो जाता है? क्या वो बहुत ज़्यादा इज्जतदार हो जाते हैं? हम उनको क्या बनाना चाह रहे हैं? यही वजह है कि उनकी हिम्मत लगातार फैमिली के अंदर हो, समाज के अंदर हो, यात्रा के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, काम करने वाली जगह पर हो, सब जगह उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। और होता यह है कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को एक बार दबा देते हैं, उसके बाद में जब उनके सामने होता है, दोबारा से होता है, तो वो किन निगाहों से देखते हैं। आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस तरह की आपराधिक निगाहों को। क्यों करके इस चीज़ को इतना ज़्यादा छुपाया जाता है? भाई जो गलत काम कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा उसको क्यों मिलती है कि जो पीड़ित है। यहाँ पे समाज उल्टा काम करता है, जो पीड़ित है उसको समझाने की कोशिश की जाती है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिलियों में इतने ज़्यादा अपराध हो जाते हैं इस टाइप के, जो कि मतलब क्या कहें, वो दूर के रिश्ते के भाई लगते हैं, कोई फूफा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई चाचा लगता है।
सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इज्जत का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं और कभी भी सज़ा के हकदार नहीं होते, और ना ही उनको समाज में कोई गंदी निगाहों से देखता है। वो पूरे धड़ाके से ऐसे ही घूमते हैं। इसी तरीके से कोई केस चल रहा होता है, कुछ भी चल रहा होता है, तो लंबा कई साल तक वो केस चलता रहता है, और उसके बीच में वो जो अपराधी है वो समाज में बिल्कुल खुलेआम घूमता है। उसको बिल्कुल ऐसे उसके निगाहों से देखा जाता है कि जो उसके दोस्त यार और जेंट्स फर्टिनिटी हैं वो उसको बिल्कुल भी नीची निगाहों से नहीं देखते। उसको ऐसे देखते हैं जैसे उसने पता नहीं क्या काम किया हो, और वो भी उसी तरीके से मुस्कुराता है और सबके सामने घूमता रहता है। अब सोचिए, जिसके साथ ये अपराध हुआ है, जब वो ये सब चीज़ें देखता है तो उसके बाद में क्या होता है। पिछली 15 अगस्त को भी कुछ इसी तरह के अपराधियों को सज़ा को माफ़ करके छोड़ दिया गया था। ये नहीं सोचा गया कि अगर वो छोड़ दिए गए हैं तो जिनके साथ ये अपराध हुआ है जब उनके सामने जाएंगे तो ये किस तरह का मंजर होगा और किस तरह से उनको महसूस होगा। वो एक बार फिर दोबारा से प्रताड़ित महसूस करेंगे और वही सब चीज़ें महसूस करते। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। इज्जत का जो ढोंग पीटा जा रहा है, उस इज्जत का क्या फ़ायदा है जो फटा हुआ ढोल लेके आप घर के अंदर रख रहे हो और उसके बाद में ये कह रहे हो कि हमारी इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। अरे ढोल उसका फटना चाहिए जो ये अपराध कर रहा है। सरेआम उसको नीलाम करना चाहिए, उसको जो है सरेआम नंगा करना चाहिए, उसको सरेआम बताना चाहिए कि भाई इस आदमी ने ये किया है, इसके साथ में कुछ भी आप लोग संबंध मत रखो और ऐसा मत करो। और समाज को भी उन लोगों के साथ में घृणा की तरफ से देखना चाहिए, साथ साथ उनका बहिष्कार करना चाहिए उनकी बाकी सब एक्टिविटीज़ के लिए कि इन्होंने ऐसा किया है तो फिर इनके साथ में व्यवहार करना, इनके साथ मिलना, इनके साथ में और कुछ काम करना बिल्कुल गलत है। जब तक ऐसे सभी लोगों को, ये नहीं कि बड़े वालों, ये छोटे मोटे जितने भी हैं, जब तक सबके साथ में ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक ये मानसिकता सुधरने वाली नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ पर भी जो अपराधी की माँ है वो ये कह रही है कि नहीं हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे के लिए ये कहेगी कि ये जो अपराध है ये उसने किया है? कौन माँ इस बात को मानने के लिए तैयार होगी? लेकिन कोई माँ इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं होती कि उसका बेटा कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जब भी कोई ऐसा केस होता है, क्या कोई माँ अपने बेटे को ये बता पाती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ये गलत काम है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? इतना कहने की भी हिम्मत नहीं रखती एक माँ। तो फिर किस तरीके से वो उसको बचाने के लिए ये कह सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही जानती है, तो इसलिए हम उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको किसी भी तरह बचाना नहीं चाहिए और सबको सामने लाना चाहिए और इनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो एक तो इस चीज़ को जितना हो सके प्रसार करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई लड़कों को बताना चाहिए कि भाई इस तरह का होना जो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी भी तो बहनें हैं जो बाहर जाती हैं। क्या उनकी बेटियां नहीं हैं जो बाहर जाती हैं? तो उन सब के नाते उन सबको ये सारी चीज़ों को बताना चाहिए और इन्हीं घर की लेडीज़, जिम्मेदार लेडीज़ जो माएँ हैं, इन सबको बताना शुरू करना चाहिए इस बात के लिए कि वो किसी अपराध में इस तरह के किसी भी तरीके से ना जाने पाएँ। और हर बाहर जो घूम रही स्त्री है उसका सम्मान करें और उसका उसी तरीके से सम्मान करें जैसे अपनी बहन का करते हैं या अपनी माँ का करते हैं। दूसरे, इस सब करने के बाद में भी हमारा जो समाज का जो सरकारी तंत्र है वो इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है कि वो किसी भी अपराध में सही तरह का निर्णय नहीं लेते और वो सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ अपराध में करने वाला जो है वो कितना भारी है, उसको बचाने के लिए सब कुछ काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है और नए सबूत बनाए जाते हैं उसको बचाने के लिए। यहाँ पर जो भी ऐसा केस चल रहा हो उसमें जितने भी लोगों ने जाँच पड़ताल की है, जाँच पड़ताल में हिस्सा लिया है पहले दिन से ही, उन सब के साथ में भी यही वाले केस चलाए जाने चाहिए और उनको भी अपराधी बनाया जाना चाहिए। बात करते हैं इतने लंबे लंबे केसेस के। जब इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं तो फिर वो अपराधी बाहर घूमते रहते हैं, उससे भी ये इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप 7 साल बाद में, जैसे कि निर्भया केस में हुआ, 7 साल बाद उनको फांसी हुई। इस तरह के अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक जो है क्यों नहीं कोर्ट यूज़ किया जाता? एक पैरेलल सिस्टम इस बात के लिए बना देना चाहिए और फिर उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। इतने टाइम में आपको रिजल्ट देना ही देना है, उसके हिसाब से ही वो न्याय होगा। अब सोच कर देखिए, जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन थी निर्भया केस में, फिर भी उसको अपराधियों को सज़ा देने में 7 साल लग गए। तो यहाँ जुडिशरी को भी एक तरह से बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करके जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को क्लोज़ करना चाहिए। अगर ये जो अपराध होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ही उनको सज़ा हो जाए तो लोगों में डर इससे ज़्यादा फैलेगा। और सज़ा का प्रावधान भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सरेआम कुछ ना कुछ उसका अंश जरूर हो सके, जिससे कि समाज को भी ये दिखाई दे कि भी उनको जो सज़ा हुई है उन्होंने कितना बुरा
और कितना विभत्स काम किया है। अगर उनको तालिबानी तरीके की सज़ा भी अगर दी जाए तब भी वो कम नहीं है, उनको वो ऐसी सज़ा के हकदार हैं। देखिए, जब आप ये काम करते हैं तो आप जो इतना विभत्स काम करते हैं, इतना खतरनाक काम करते हैं, इतना क्रूर काम करते हैं, तो फिर सज़ा इतनी क्रूर क्यों ना हो। क्या ऐसे अपराधियों के साथ भी आपकी सिंपैथी रहेगी? आपका इस तरह का बिल्कुल भी सोचना कि भाई ये जो सज़ा है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अरब देशों में दी जाती है, तालिबानों में दी जाती है, नहीं। अगर इस तरह के अपराधी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए उसी तरीके की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जो प्रवृत्ति के लोग नहीं होते, इनकी मानसिकता वो नहीं होती। ये मानसिकता वो मानसिकता होती है कि जो कि स्त्री को औरत नहीं समझते, ये उसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। और इसी वजह से उस ऑब्जेक्ट क्या, उसका चिल्लाना, उसका रोना, उसका दुख, उसको ये सब चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती। उनको उसका खून नहीं दिखाई देता, उनको उसका जो भी चीज़ है वो सब नहीं दिखाई देती। इस सब के बाद में भी वो इस सब काम जो करते चले जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का दर्द नहीं होता। सबसे पहले तो ये है कि उनको बिल्कुल भी अपराध का डर नहीं है। यही है हमारा आज की डेट में पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम कि अपराधी के मन में बिल्कुल भी डर नहीं है। अब सोचिए, जो आदमी ये सब काम किया उसके बाद में वो जाके आराम से अपने घर में सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर जो है ना किसी का हाथ है, और वो हाथ जो है उसको तक आने ही नहीं देगा और उसको हर तरह से बचा लेगा। और फिर ये भी तो सोचिए, उसको पुलिस में रिक्रूट किया कैसे गया? उसको पुलिस में इसलिए रिक्रूट किया गया था कि वो समाज की रक्षा कर सके। लेकिन अगर रक्षा की भक्षक बन जाए, पहली बात तो उसका सिलेक्शन ही अपने आप में गलत था। उसकी अभी तक जो 3 शादियां हुई और तीनों के साथ में उसने सही व्यवहार नहीं किया, और इसीलिए वो जो तीनों शादियां उसकी ख़त्म हो गई। अब इस समय चौथी शादी चल रही थी, जो कि उसकी वाइफ जो थी वो अपने पता नहीं किस कारणों से वो मर गई। तो उसकी हिस्ट्री क्यों करके चेक नहीं हुई? उसको कैसे करके उसको ग्रांट दे दिया गया कि भाई ठीक है, वो इस तरह से पुलिस के एक विभाग की तरह से काम कर सकता है। क्या आज की डेट में अपराधियों को हम जो रखते हैं अपने यहाँ, सारी चीज़ें इतनी विभत्स हैं कि बस क्या पूछे कि दिल में दर्द होता है। और ये पॉडकास्ट बनाने का रीज़न ही ये है कि जो हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कम से कम उसको समझें। हम किसी भी ऐसे होने वाले अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सबसे पहले तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि ये डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, लेकिन हम सबको एक साथ मिल के जो आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पर आना पड़ेगा, मार्च निकालनी पड़ेगी, जो कुछ है वो करना पड़ेगा। साथ साथ अपने परिवारों में भी हमें ये शिक्षित करना पड़ेगा कि भी आपको इस तरह से सम्मान करना पड़ेगा लेडीज़ का, स्त्री का। तीसरे, हमारा जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम जो है, जो भी शासन काल है या शासनीय जो भी व्यवस्था होती है, उनमें भी सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग इस अपराध को बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, और जहाँ पर कोई अगर ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है जिसका कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, तो ये चीज़ें बहुत डाइल्यूट कर दी जाती हैं और मिसगाइड करा जाता है। अपराध के लिए सब लोग सेम है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो हम इस पॉडकास्ट को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इसके लिए सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लेकिन हाँ, शेयर करने के लिए ज़रूर कहेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये समझेंगे कि हम अपनी लेडीज़ को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उस प्रयास के में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।